Hi guys, this is me Munmun Chatterjee and you are in my channel Political Science with Munmun. So in this video we will cover about the new topic that is new unit जो कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है राइट. सो आज से हम इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट को कवर करने वाले हैं और बेसिकली 14 दिन का टारगेट हमने लिया है इस यूनिट को कवर करने के लिए. सो सबसे पहले दिन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड पार्लियामेंट कमिटीज से राइट. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टोटल टाइम लगा कितना था. तो दैट इज 2 years 11 months and 18 days राइट. एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड सबसे पहले किन्होंने रखा था, तो दैट इज बाय द पर्सन एम एन रॉय. तो एम एन रॉय ने 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड सबसे पहले अपने फर्स्ट प्रपोजल को इंट्रोड्यूस करा. दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एम एन रॉय वो पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया को प्रपोज करा था राइट. देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड क्रिप्स मिशन जो कि ब्रिटिश के टाइम में 1942 में आता है. एंड हम ये इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है हमें कि इसे बुरी तरीके से रिजेक्ट किया गया था इंडियन लीडर्स के द्वारा. इंडियन लीडर्स का कहना था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडिया के लिए बनेगी इसमें पार्टिसिपेशन इंडियन पीपल्स का होना चाहिए, ना कि ब्रिटिश लोगों का राइट. सो सारे मेंबर्स क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश के ही थे, ब्रिटेन से आए हुए थे. एंड या तो ये हम क्यों जान रहे हैं, ये इसलिए जान रहे हैं हम क्योंकि सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले थे कौन. फिर क्रिप्स मिशन जो ब्रिटिश के थ्रू इंट्रोड्यूस करा गया था कि 3 मेंबर्स थे उसमें और तीनों मिलके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे, बट इसे बहुत ही बुरी तरीके से रिजेक्ट करा गया इंडियन लीडर्स के द्वारा. देन नेक्स्ट जो जस्ट असेंबली थी टीम थी दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान 1946 एंड इसने अप्रूवल दे दिया राइट. ब्रिटिश के टाइम का है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का है कि इसने अप्रूवल दे दिया कि हम अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस खुद से फ्रेम कर सकते हैं राइट. सो यहाँ से स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की पूरी प्रोसेस. अब हम इसमें आ जाते हैं. ये तो हमने अभी तक समझ लिया कि आइडिया को प्रपोज करने वाले इंसान थे कौन. CUET PG में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि एग्ज़ाम का जो मोड है वो MCQ टाइप का है राइट. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फैक्चुअल बेसिक बनते हैं दैट इज़ कि किन्होंने इंट्रोड्यूस करा था एम एन रॉय एंड कब किया था 1934 राइट. एंड दीज आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट एक बार हम जस्ट याद रख सकते हैं, इनको देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट आता है कि कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी ये तो डिसाइड हो गया, बट अब इसके अंदर कौन से मेंबर्स होंगे, कहाँ कहाँ से रिप्रेजेंट होगा, इन सब के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे राइट. सो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे थ्रू ही बना, मतलब बाय दी पीपल ऑफ इंडिया हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया. और आज जब हम 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं दैट इज़ अ सिंबल कि हम एक रिपब्लिक नेशन में रहते हैं राइट. हमारे देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है. तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उसमें मेंबर्स कौन से थे, कहाँ से थे, इनके बारे में हमें जस्ट जानना है. तो दैट इज़ टोटल मेंबरशिप की यदि हम बात करें, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा बनाने की बात छेड़ी गई की गई तो मेंबर्स ने पार्टिसिपेट करा था. ये किस मेंबर्स की बात हो रही है, ये तब की बात हो रही है जब इंडिया यूनाइटेड था, मतलब पाकिस्तान भी इंडिया में ही, तब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ नहीं था. एंड ये प्री इंडिपेंडेंस की बात हो रही है राइट. सो प्री इंडिपेंडेंस के समय बिफोर पार्टीशन टोटल मेंबर 389 मेंबर्स थी राइट. 389 जिसमें से ब्रिटिश इंडियन प्रोविज़न यानी कि जो क्षेत्र, जो टेरिटरी पूरी तरह से ब्रिटिश के कब्जे में थी, वहाँ से कितने मेंबर्स थे, तो दैट इज़ 296 मेंबर. और प्रिंसलरी स्टेट का मतलब होता है कि वैसे एरिया, वैसे रीजन जो पूरी राजाओं के हाथों में थे, देसी रियासतों के हाथों में थे. तो वहाँ से रिप्रेजेंटेशन के लिए मेंबर्स थे 93 मेंबर्स राइट. देन ये क्या लिखी हुई है, प्रोविजनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि हर एक प्रांत से जस्ट
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग चुन के गए हुए थे, राइट। एंड ये किस तरह से था, तो ये जस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल प्रेफरेबल वोटिंग के थ्रू ऐसा किया गया था। एंड देन आफ्टर फाइनल कंपोजिशन, यानी कि जब ब्रिटिश गए और जाते जाते हमें पता है कि उन्होंने बंटवारा कर दिया, तो इंडिया एंड पाक दो इंडिपेंडेंट नेशन बन गए। एंड अब कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ चले गए, तो यहीं पर क्या होता है, मेंबर्स का भी डिवीज़न हो जाता है। तो फाइनल कंपोजिशन में हम ये जो जानते हैं ये बिफोर इंडिपेंडेंस है ना। प्री इंडिपेंडेंस मेंबर्स की बात है, जब सारे मेंबर्स सारे साथ में थे, इंडिया पाक साथ में था। बट जब डिवाइड हो गया कंट्री, तो अब टोटल 299 मेंबर्स बचे, राइट। अब इस 299 में से 229 प्रोविजंस से थे, मतलब रजवाड़ों के क्षेत्र, राजाओं के क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे। एंड 70 थे जस्ट प्रिंसनली स्टेट, राइट। प्रोविजंस जस्ट यहाँ पर प्रोविजन से हमने 229 देख लिया, 229 एंड जस्ट प्रिंसली स्टेट से 70। देन यहाँ पर वही समझाया गया है कि जो हमने प्री इंडिपेंडेंस में बात करी कि टोटल मेंबर हमने देखा ना 389 मेंबर्स थे, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत में से 293 थे एंड प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर्स थे, राइट। नाउ अब क्या होता है कि प्रिंसली स्टेट जो भी स्टेट थे, राजाओं के हाथों में जो स्टेट थे, उसमें से उनके पास कंडीशन रखी गई कि आप या तो पाकिस्तान को पाकिस्तान में चले जाओ, या तो इंडिया में शामिल हो जाओ, या तो आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। तो 3 बेसिकली राज्य उभर कर आया, दैट इज हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। सो कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, इन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, हम ना तो पाक में जाना चाहते हैं ना इंडिया में, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। सो ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जूनागढ़ और हैदराबाद जस्ट इनको बाद में इंडिया में मिला लिया जाता है, बट ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट होने की बात करते हैं वो कश्मीर किया जाता है। बट आफ्टर जैसे ही ये इंडिपेंडेंट होता है, वैसे ही फर्स्ट अटैक पाकिस्तान की तरफ से इस पर करा जाता है एंड ये इंडिया के पास हेल्प के लिए आता है। देन इंडिया सेज कि हम आपको हेल्प तो देंगे, बट आपको पहले इंडिया का पार्ट बनना पड़ेगा। देन तब हमने जम्मू कश्मीर को सम स्टेटस, स्पेशल स्टेटस दिया, दैट इज़ आर्टिकल 370, जो कि अब अबॉलिस्ट हो चुका है। सो उस टाइम में कुछ स्पेशल स्टेटस दिए गए एंड कश्मीर को इंडिया का पार्ट बनाया गया था, राइट। नाउ कम टू इम्पॉर्टेंट सेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिकैप करते चले। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आइडिया कहाँ से आई, राइट। कॉम्पोजिशन में बिफोर पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन कौन कौन से मेंबर्स थे, ये सिर्फ ये जो पेपर है हमारा ना, ये जो यूनिट है बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का, बेसिकली इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। सो फैक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है हमको, राइट। एंड या क्योंकि मल्टी स्टेटमेंट में भी पूछ दिए जाते हैं, तो फैक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी एज अ स्टोरी हम इसको सुन सकते हैं कि क्या हुआ था और कैसी हमारी हिस्ट्री रही है, और जस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने से रिलेटेड। नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज इम्पॉर्टेंट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सबसे पहला सेशन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, जिसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर, जब पहली बार सबसे फर्स्ट दिन हुआ था ना, तो सबसे पहली बार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी बेसिक पर चेयरपर्सन बनाया गया था। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कुछ हुआ नहीं था, तो लोगों ने देखा कि सबसे बड़े कौन है एंड सबसे नॉलेजेबल कौन है, तो उसके अकॉर्डिंग टू लोगों ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कुछ दिनों के लिए टेम्पोररी बेसिक पर
पर्सन चूज़ कर लिया, लेकिन बाद में जब इलेक्ट हुआ तो सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरपर्सन बनाया जाता है, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो दैट इज एच.सी. मुखर्जी, राइट। ये पहले थे एंड इनकी डेथ हो जाती है। एस.सी. मुखर्जी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड जब इनकी डेथ हो जाती है तो टी कृष्णामाचारी बनते हैं, राइट, टी कृष्णामाचारी बनते हैं। सो फर्स्ट मीटिंग जो अटेंड करी गई थी वो 207 मेंबर्स थे उस दिन, जिस दिन फर्स्ट मीटिंग को अटेंड करी गई थी। हमने ये तो जान लिया कि आइडिया को सबसे पहले प्रपोज करने वाले एम.एन. रॉय थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया को प्रपोज करते हैं। बट कांग्रेस ने इसे कब अडॉप्ट कर लिया, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कांग्रेस के द्वारा 1935 में अडॉप्ट कर लिया जाता है, राइट। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन डेटास मैंने लिखे हुए हैं कि आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट का आर्टिकल, राइट, जस्ट अमेंडमेंट से रिलेटेड है कि 61st अमेंडमेंट एक्ट में जो वोटिंग एज है वो 21 से रिड्यूस करके 18 कर दिया गया है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे जब हम अपना अमेंडमेंट वाला पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट्स एक्ट से रिलेटेड। सो वैसे यहाँ लिखी हुई है तो मैं एक बार बता देती हूँ कि 61st अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट का 61st अमेंडमेंट एक्ट में क्या अमेंड करा गया था, दैट इज कि वोटिंग एज जो होनी चाहिए इंडियन सिटीजन का वो 21 से रिड्यूस करके 18 कर देना चाहिए। एंड यहाँ पर दो चीज़ और लिखी हुई है, दैट इज कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है एंड कब सेलिब्रेट करते हैं हम, एंड रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं। तो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं हम 26 जनवरी को, राइट, 26 जनवरी 1950। वाई 50? बिकॉज 50 को जस्ट हमने जस्ट लागू कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, राइट। तो 26 जनवरी 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया, दैट इज वाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एज एंड 26 नवंबर 1949, राइट। सो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। क्यों? इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था एंड अडॉप्ट कर लिया गया था इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को, बट वो इनैक्ट होता है 1950 में। सो बेसिक सा डिफरेंस है कि 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार होता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को एंड जस्ट इनैक्ट, लागू, एंड 1950 से वो लागू कर दिया जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट कम्स टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पहले हम इसमें ये जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या था इसमें, और ये क्यों रेलिवेंट बन जाता है आज के प्रीएम्बल को लेकर, राइट। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रपोज करते हैं पंडित नेहरू, राइट, ऑन 13 दिसंबर 1946। तो 13 दिसंबर 1946 को पीटी नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश करते हैं और इसे एडॉप्ट कर लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947 में, ठीक है। और उसी टाइम में जस्ट कुछ महीनों के बाद नेशनल फ्लैग को भी अडॉप्ट कर लिया जाता है 22 जुलाई 1947 में ट्राई कलर्स के साथ, राइट। एंड इसकी रेलिवेंसी क्यों है? क्योंकि इसमें पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो वर्ड्स मेंशन करे थे, राइट, उन वर्ड्स को आज के हम प्रीएम्बल्स में देख सकते हैं कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, रिपब्लिकन होगा, डेमोक्रेटिक होगा, एंड क्या फीचर्स होंगे देश के, वो सारे वर्ड्स ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थे और उन्हीं को आज के प्रीएम्बल में उतारा गया है। तो बेसिकली मेन मोटो यही है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रीएम्बल से रिलेट करने का कि जो भी चीज़ें इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पंडित जी नेहरू जी लाए थे उनको प्रीएम्बल में अडॉप्ट जस्ट उतारा गया है, राइट। एंड ये बेसिक सी बात लिखी हुई है कि पार्टीशन प्लान माउंट बैटन से रिलेटेड है, ये वैसे जानने की ज़रूरत नहीं है हमें। नाउ रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं कि हम रिपब्लिक कंट्री हैं, इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, मीन्स हेड ऑफ द स्टेट इज चूजन बाय द पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्ट वे में या तो इनडायरेक्ट वे में हेड ऑफ द स्टेट पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा चुना जाएगा, राइट। नाउ कम टू ड्राफ्टिंग कमेटी के फादर कौन है? तो ड्राफ्टिंग कमेटी को चेयर कर रहे थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इसलिए हम अक्सर ये कहते हैं कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, राइट। बेसिकली
हेड पर्सन वही थे, इस वजह से ये एक रीज़न बनता है कि उनको सारा श्रेय दे दिया जाता है। बट ऑल्दो इनके अलावा भी और बहुत से लोगों ने दिया है, बट हेड होने के नाते इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नाउ कम्स टू मेजर कमिटीज़। अब मेजर कमिटीज़ की यदि हम बात करें तो इसमें एक जो शॉर्ट करके हम समझ सकते हैं, दैट इज़ कि जहाँ भी जस्ट एक नुस्खा टाइप का हम समझ सकते हैं कि हम रिलेट करके थोड़ा आइडिया लगा के हम यदि क्वेश्चन को टैकल करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। यदि इन मेजर कमिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो, जैसे कि मान लेते हैं हमने पढ़ा नहीं है, राइट, एंड क्वेश्चन ऐसा आया है कि यूनियन पावर मतलब यूनियन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, तो बेसिक सा मतलब है कि जहाँ भी यूनियन चीज़ों को लेकर, सेंटर को लेकर पूछा जाए तो उन कमेटी को चेयर करने वाले नेहरू जी होंगे, राइट। जब भी प्रोविज़न से रिलेटेड कमिटीज़ की बात करी जाए, प्रोविज़न से तो बेसिकली उन सबको सरदार पटेल जी होंगे। एंड जो बच जाता है कि रूल प्रोसीड्यूर और स्टीयरिंग कमेटी, तो स्टीयरिंग कमेटी के ये याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। तो स्टीयरिंग कमेटी हो या फिर रूल को बनाए रखना हो, इन सब में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो हम एक बार देख लेते हैं कि यूनियन पावर कमेटी की बात करें नेहरू जी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें नेहरू जी, प्रोविजनल मैंने बताया कि जो भी प्रांत से रिलेटेड होगा, स्टेट से रिलेटेड होगा, वो पटेल जी होंगे। एडवाइजरी कमेटी या एडवाइजरी हो या फिर प्रोविंसल हो, ये सारे पटेल जी होंगे। एंड रूल के बारे में राजेंद्र प्रसाद बता दिया मैंने। यहाँ पर है स्टेट कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट, स्टेट कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट, ये नेहरू जी का है, राइट। स्टेट कमेटी विथ नेगोशिएटिंग विथ स्टेट, स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, एंड ड्राफ्टिंग का तो जस्ट ये सबसे हिट क्वेश्चन है, दैट इज डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के द्वारा। ये तो मोस्ट फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से कि फर्स्ट स्पीकर कौन थे, तो दैट इज जीवी मावलंकर, एंड फर्स्ट इलेक्शन कमीशन कौन थे, तो दैट इज सुकुमार सेन, राइट। तो ये फैक्चुअल डेटा याद रखने वाली चीज़ है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज अ विमेन हमें ये पता होना चाहिए, जो भी गर्ल्स मेरे इस जस्ट जो भी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, एज बीइंग अ गर्ल हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि विमेंस का पार्टिसिपेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था, तो वो कौन कौन सी विमेंस थी। तो बेसिकली कुछ नाम जो हम ले सकते हैं, दैट इज़ सरोजनी नायडू, राइट, इनको हमने बहुत बार सुना है, सरोजनी नायडू। इनको भी सुना है, दैट इज़ राजकुमारी अमृत कौर एंड हंसा मेहता, राइट। तो हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर एंड सरोजनी नायडू, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से जस्ट हमें एक क्वेश्चन बनने का तो संभावना नहीं है यहाँ से, बट हाँ हम अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं ये जान के। अब हम कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किन फीचर्स की बात करी गई है। तो क्वासी फेडरल ये क्या होता है, इसके बारे में अभी हम जानेंगे, बट सबसे पहले क्वेश्चन ये है आपसे कि आप ये बताइए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनका कभी जिक्र ही नहीं हुआ है, राइट। सो जैसे कि आप मेरे कॉपी में देख पा रहे होंगे, ऊपर में ही मैंने लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे वर्ड्स जो कभी मेंशन ही नहीं है बट उसे फ्रीक्वेंटली यूज करा जाता है, राइट, दैट इज फेडरल। ये वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है। यूनियन ऑफ स्टेट की बात करी गई है आर्टिकल नंबर 1 में, बट फेडरल की बात नहीं करी गई है, राइट। कैबिनेट है ना, हम कह देते हैं कि जस्ट कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल,